आपसे अक्सर सवाल होता है कि पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्तियां ये कब कब प्राप्त, और अक्सर आप इसके उत्तर में केवल सेक्शन 35 और जो पूर्व में धारा 41 था उसे लिखते हैं। जब भी आपसे सवाल हो रहा है कि पुलिस अधिकारी से बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति कब कब है, तो उसे जब जब बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति है, उन सभी स्थितियों का जिक्र आपके उत्तर में होना चाहिए। और जब सारी स्थितियों के बारे में सोचते हैं तो सेक्शन 35 जो पूर्व में धारा 41 है, उन दशाओं में तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करेगा ही, लेकिन जो सेक्शन 39 है जो पूर्व में धारा 42 थी, अगर उसमें वर्णित दशा है तो भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करेगा। और एक और दशा है जो पूर्व में धारा 151 सीआरपीसी थी और अब उसकी तत्स्थानी धारा 151 की, ये अभी देखी नहीं हम लोगों ने, लेकिन अब वो 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये हो गई है। अगर उसकी दशा है तो भी पुलिस अधिकारी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3 स्थितियां जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकता है। पहली वो दशा जो सेक्शन 35 में वर्णित है, और जब सेक्शन 35 आप देखोगे तो वहां एक से अधिक स्थितियां हैं जिनमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा, और जिनमें केवल 3 स्थितियां अपराध से संबंधित। आप देखेंगे तो कहता कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, चाहे जमानती और चाहे अजमानती, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार करेगा। और दूसरी स्थिति जो 35(1)(b) में डिफाइन की गई है वो कौन सी है? जब उचित परिवाद हुआ है, विश्वसनीय इत्तिला ये मिली है, या उचित संदेह कि व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें उसे 7 वर्ष या उससे कम के कारावास का दंड ये मिल सकता है, और साथ में उन 5 स्थितियों में न्यूनतम एक स्थिति विद्यमान है जो विधायिका ने स्वयं धारा 41(b) में बताई है। या फिर तीसरी, जब 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का, ठीक है, दंड उसे मिल सकता है और उसके विरुद्ध वही विश्वसनीय इत्तिला, ये सब प्राप्त हो चुका है। या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया, सेक्शन 36 आया है नया, ठीक है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया है और बॉन्ड की शर्तों का पालन आप नहीं करते तो उसी अपराध के लिए पुलिस अधिकारी बिना वारंट आपको गिरफ्तार करेगा। इसके अलावा भी 35 सबसेक्शन 1 में अन्य स्थितियां हैं जिनमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। एक स्थिति कहां दी? सेक्शन 39 धारा 39, लेकिन धारा 39 धारा 35 से जो अलग है वो अलग इस प्रकार से है कि धारा 39 में पुलिस अधिकारी बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकता है, नो डाउट,
लेकिन गिरफ्तारी का उद्देश्य सिर्फ इतना होगा कि आपका सही नाम और निवास स्थान यह पता कर लिया जाए। अगर सही नाम और निवास स्थान ये पता लग जाता है तो पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। कौन सी दशा में? जब दशा सेक्शन 39 की है। हां, ये ठीक है कि सेक्शन 39 उसकी दशा है और आप सही नाम या निवास स्थान ये बताने से इनकार कर रहे हैं, तो पुलिस अधिकारी आपको इस उद्देश्य से कि आपका सही नाम और निवास स्थान ज्ञात किया जा सके, आपको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन 39 एप्लीकेबल ये किस दशा में होगी? भाई ये भी तो एक सवाल है कि 39 आखिर किस दशा में एप्लीकेबल होगी। वो अधिकार देगी जो भी अधिकार दे रही है कि नाम निवास स्थान न बताने पर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। आखिर ये शक्ति भी पुलिस अधिकारी को कब मिलेगी? जब आप पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध ये कर रहे हैं। तो असंज्ञेय अपराध के लिए वो आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। असंज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा, मीनिंग देयर भाई वो असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण के क्रम में आपको गिरफ्तार करे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि असंज्ञेय अपराध की दशा में उसे अन्वेषण की शक्ति है ही नहीं। या यूं कहें कि अन्वेषण की बड़ी सीमित शक्ति उसे प्राप्त है, और वह सीमित शक्ति जो उसे प्राप्त होगी अन्वेषण की असंज्ञेय अपराधों की दशा में, वह केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से प्राप्त होगी। यह बात लेटर स्टेज पर जब सीआरपीसी पहुंचेगी यानी बीएनएसएस पहुंचेगी तो आपको पता लगेगी। मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि असंज्ञेय अपराधों की दशा में पुलिस अधिकारी को स्वयं अन्वेषण की शक्तियां ये प्राप्त नहीं है। तो चूंकि अन्वेषण की शक्ति यह उसे प्राप्त नहीं है, इसलिए पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध अगर उसकी उपस्थिति में भी किया जाता है या किसी व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग ये किसी अन्य के द्वारा उसकी उपस्थिति में लगाया जाता है तो भी वो उसे असंज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा। गिरफ्तार करेगा लेकिन अन्य उद्देश्य के लिए, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि व्यक्ति का वध करना, व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, यह हत्या को जन्म नहीं देता। व्यक्ति की मृत्यु ऐसे काम से कारित करना जो काम आपने किया ही इसीलिए कि उससे मृत्यु कारित करें आप, इसके अलावा उस काम को करने के पीछे न तो कोई अन्य प्रेरणा है और न कोई अन्य उद्देश्य है। वो काम ही इसलिए है कि उससे मानव प्राणी की मृत्यु कारित कर दें, और उससे मानव प्राणी की मृत्यु हो गई। अब है हत्या। अगर कुछ अन्य करना उद्देश्य था और मृत्यु मानव प्राणी की हो गई तो दुर्घटना है। और फिर दुर्घटना आपने क्यों की? दुर्घटना हो गई तो जरूरी नहीं है कि आप दंडित हो जाएं, भले ही दुर्घटना का परिणाम मानव मृत्यु के रूप में आया है। हां, दुर्घटना का परिणाम मानव मृत्यु के रूप में है और वह दुर्घटना आपकी घोर उपेक्षा से नहीं,
घोर उपेक्षा से कारित हुई। अब मामला दंडनीय हो जाएगा। अब जो पिछली आईपीसी में 304A होती थी वो एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगी। अब दुर्घटना हुई, आपके कार्य इसी से हुई और वो काम आपने उपेक्षा से किया, न कि घोर उपेक्षा से। घोर उपेक्षा से नहीं किया, उपेक्षा से किया। अब आप प्रतिकर देंगे कहां? अकृत्य में। अब नेग्लिजेंस है, अब प्रतिकर मिलेगा क्योंकि घोर उपेक्षा नहीं है। यद्यपि जब घोर उपेक्षा का मामला होगा तो उपेक्षा होगी ही होगी, क्योंकि घोर उपेक्षा उपेक्षा से अगली सीढ़ी है। लेकिन उपेक्षा हो और घोर उपेक्षा न हो यह संभव है, यह हो सकता है। घोर उपेक्षा होगी तो उपेक्षा होगी, यानी अपराध होगा तो अकृत्य होगा। लेकिन अकृत्य हो अपराध न हो यह संभव है। उपेक्षा है, घोर उपेक्षा नहीं है। डॉक्टर ने अगर उपेक्षा न की होती तो व्यक्ति नहीं मरता। उपेक्षा है लेकिन घोर उपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो स्किल्ड था, ठीक है ना, कर सकता था, नहीं किया। उपेक्षा है, घोर उपेक्षा नहीं। ठीक है, तो उपेक्षा, घोर उपेक्षा, ठीक है। आदमी की मृत्यु कारित करना यह लक्ष्य नहीं था। आदमी की मृत्यु कारित हो गई तो इससे कुछ भी गठित नहीं होता। तो आदमी की मृत्यु कारित, जब आदमी की मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से, ठीक है, कारित की जाए तो हत्या है। तो कुल मिलाकर हमारे जो समझाने का अर्थ और कारण है वो ये कि कानून में काम एक होगा, लेकिन वो एक काम भिन्न भिन्न परिणाम ये देगा, और वो भिन्न भिन्न परिणाम आपके आशय के मुताबिक होंगे। यहां भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है और सेक्शन 35 में भी गिरफ्तार कर रहा है। गिरफ्तारी के काम में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन फिर भी, और दोनों जगह बिना वारंट कर रहा है, लेकिन फिर भी सेक्शन 35 की गिरफ्तारी अलग है और सेक्शन 39 की गिरफ्तारी अलग है। क्योंकि सेक्शन 35 में उसे बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति है, और कुछ बातों के लिए, जैसे पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया तो संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार होगा। वो संघ के सशस्त्र बलों का अभित्याजक है, इसलिए गिरफ्तार होगा। वो प्रत्यर्पण संबंधी संधि के अधीन किसी देश को दिए जाने का दायी है, इसलिए गिरफ्तार होगा। यहां किस लिए होगा? नाम निवास स्थान न बताने पर। यहां गिरफ्तारी की लिमिटेड शक्ति है। नाम निवास स्थान बता दिया, अब नहीं होगी गिरफ्तारी। नाम निवास स्थान नहीं बताया, अब गिरफ्तारी होगी। और नाम निवास स्थान बताने के लिए चूंकि गिरफ्तारी हुई है, इसलिए जैसे ही नाम निवास स्थान पता लगेगा तो व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा। ये इसी में अंतर्निहित है, ठीक है। और अगर आपने गिरफ्तार कर लिया नाम निवास स्थान बताने पर, उसने बता दिया, तो आप बंध पत्र एग्जीक्यूट कराकर उसे छोड़ देंगे, या उसने नाम निवास स्थान पहले ही बता दिया तो भी आप बंध पत्र निष्पादित करने पर छोड़ देंगे। और बंध पत्र ये किस आशय का होगा कि कालांतर में अगर उस अपराध के विचारण हेतु न्यायालय
इस व्यक्ति को आहूत करता है तो यह न्यायालय में विचारण की तिथियों पर उपस्थित होगा। इस आशय का, ठीक है, बंधपत्र निष्पादित करने पर उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज, ठीक है, वो कहता है परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह जमानत पत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। ठीक है ना। ऊपर उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि नाम निवास स्थान अगर आप बता रहे हो तो गिरफ्तारी होगी, नहीं बताया गिरफ्तारी होगी। और जैसे ही नाम निवास स्थान निश्चित हो जाएगा आपको बंधपत्र, ठीक है, और शब्द ला रहे या जमानत पत्र, ठीक है, या तो बंधपत्र या जमानत पत्र। और जमानत पत्र कौन देता है? दूसरे देते हैं। जमानत आप खुद नहीं देते, बंधपत्र आप खुद निष्पादित करते हो। यही अंतर है जमानत पत्र और बंध पत्र का। आप तो जमानत पत्र तब मांगे जाते हैं जब कानून की नजर में आपकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि स्वयं आपकी बात पर विश्वास किया जाए। तब यह कहा जाता दो जमानती दीजिए जो आपकी गारंटी है कि आप जमानत पत्र या बंध पत्र में उल्लिखित जो शर्तें हैं उन्हें पूरा करोगे। और जमानत पत्र या बंध पत्र में जो शर्तें उल्लिखित होती हैं वो शर्तें यही होती हैं कि अपराध के अन्वेषण के क्रम में या अपराध के विचारण के क्रम में यदि मुझे किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के द्वारा आहूत किया गया तो हम उसके समक्ष उपस्थित होंगे। तो जमानत पत्र और बंध पत्र ये दो अलग अलग बातें हैं। तो आपको बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप भारत में निवासी नहीं हो तो फिर बंध पत्र पर नहीं छोड़े जाओगे। अगर भारत में निवासी हो तो बंध पत्र या जमानत पत्र, जैसी भी इच्छा पुलिस अधिकारी की रहे, इच्छा निरंकुश नहीं है, इच्छा प्रिंसिपली, ठीक है, गाइडेड होगी। अर्थात अगर आप क्रेडिबल आदमी नहीं लगते तो जमानत पत्र, और अगर आप क्रेडिबल आदमी लगते हो तो बंध पत्र। अब क्रेडिबल कौन लगेगा? जैसे सर्कस देखने आप गए, अब सर्कस के कर्मचारी ने एक असंज्ञेय अपराध पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कर दिया। जो नाम निवास स्थान उन्होंने बताया वो कर्नाटक का है। सर्कस आज यहां लगेगा, कल दिल्ली में लगेगा, परसों कहीं और लगेगा। अब ये क्रेडिबल नहीं है, हो सकता है ना आए। तब इस दशा में इससे जमानत पत्र लिया जाना ठीक होगा। कम से कम जमानती तो होंगे। या ये नहीं आएंगे, वो लेके आएंगे। और अगर आदमी यहीं रहता है, उसका घर मकान नौकरी दुकान सब यही है, तो कहां जाएगा? तो बंध पत्र लिया जाना पर्याप्त होगा। लेकिन जो भारत में नहीं रहता, अब देखिए आपसे प्री में जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा, क्योंकि भारत में अगर व्यक्ति निवासी नहीं है और उससे सेक्शन 39 के अंतर्गत व्यवहार हो रहा है तो स्थिति बदली हुई है। और जो कुछ सामान्य कानून से अलग हटकर होता है, इंपॉर्टेंट हमेशा वही होता है। अगर व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है जिसकी सेक्शन 39 में गिरफ्तारी हो रही है तो फिर कहता है कि वह जमानत पत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। यानी फिर इस व्यक्ति से अगर बंध पत्र पर नहीं छोड़ा गया, अगर बंध पत्र, वही बात है कि ये क्रेडिबल आदमी है, विदेशी भले ही है लेकिन यहां उसका व्यापार है। भाई विदेशी यहां व्यापार नहीं कर सकता ऐसी तो बात नहीं है। विदेशी का
घर, मकान, संपत्ति, दुकान सब कुछ है यहां, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्रेडिबल नहीं है तो जमानत पत्र इसी पर छोड़ा जाएगा। और फिर जमानती कौन होंगे? भारत में जो निवासी होंगे वही जमानती होंगे, क्योंकि अगर जमानती भी विदेशी हो गए तो फायदा क्या होगा? वो अपने घर, हम लाएंगे कहां से? ठीक है, तो कह रहा भारत में निवासी प्रतिभूओं द्वारा प्रतिभूत किए जाएंगे। अब यह भी हो सकता है कि आप सही नाम निवास न बताओ और सही नाम निवास स्थान की जानकारी करने में 24 घंटे से अधिक का समय लगे, और आप पढ़ चुके हैं कहां? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 22 है वहां। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कहता मूल अधिकार है व्यक्ति का उन दशाओं को छोड़कर जिन दशाओं में व्यक्ति को निवारक निरोध संबंधी विधि के अंतर्गत निरुद्ध रखा गया है, उन दशाओं को छोड़ दें। ठीक है, शेष मामलों में व्यक्ति का यह मूल अधिकार है कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे की अवधि में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे उपस्थित किया जाएगा। यह उसका फंडामेंटल राइट है और यह उसका स्टैट्यूटरी राइट। कहां? सीआरपीसी की पहले कौन सी धारा थी? 57, और अभी बीएनएसएस में आ जाएगी। बीएनएसएस में भी सेक्शन 58 यह प्रावधानित कर रहा है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। अगर अन्वेषण चल रहा है और अन्वेषण पूरा नहीं हो सका तो आप कहां ले जाएंगे? मजिस्ट्रेट के समक्ष। यानी बीएनएसएस भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने की व्यवस्था ये कर रही। फंडामेंटल राइट भी है और स्टैट्यूटरी राइट भी है, दोनों राइट 24 घंटे के अंदर। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि जब स्टैट्यूटरी राइट था तो फंडामेंटल राइट बनाने की जरूरत क्या हो? ठीक है, कौन सी पड़ गई थी? तो स्टैट्यूटरी राइट ये सामान्य संशोधन से खत्म किए जा सकते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट ये सामान्य संशोधन से खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और उन मामलों में जिन मामलों में बीएनएसएस या सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं हो रही, ठीक है, उन मामलों में अगर गिरफ्तारी होती है तो भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना ये बाध्यता रहे, इसलिए फंडामेंटल राइट में भी वो बात लिखी गई। तो आप देखें उन मामलों में जहां अन्वेषण चलता है अर्थात संज्ञेय अपराध, उनमें अगर गिरफ्तारी हो रही है, यानी सेक्शन 35 में अगर गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, सेक्शन 35 में अगर गिरफ्तारी हो रही है तो अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी को शक्ति है और अन्वेषण के अंतर्गत वो गिरफ्तार करेगा। तो सेक्शन जो एप्लीकेबल होगा 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के लिए, वो पहले कौन सा था? 57 और अब कौन सा? 58। लेकिन अगर नाम निवास स्थान न बताने पर गिरफ्तारी हो रही है, ठीक है, और 24 घंटे में नाम निवास स्थान पता नहीं लग रहा और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना है, तो सेक्शन 57 पहले और अब सेक्शन 58 में नहीं बल्कि 35 सबसेक्शन 2 में ले जाएंगे। वो 35 कह रहे, 39 सबसेक्शन 2 में नहीं, तब 39 सबसेक्शन 3 में, क्योंकि 39 सबसेक्शन 3 कह रहा है यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास स्थान अब निश्चित नहीं किया जा सकता या वह
बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभूत देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। यानी सेक्शन 58 नहीं, सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 इसमें ले जाए जाएंगे आप। सेक्शन 58 तो तब एप्लीकेबल होगा जब संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी हुई है, अन्वेषण के क्रम में हुई है। अन्वेषण कब चलेगा? जब आपका संज्ञेय अपराध हो और असंज्ञेय अपराध है, मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्वेषण हो रहा है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्वेषण होगा, ठीक है, असंज्ञेय अपराध की दशा में, तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होगी, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, यानी न्यायालय के आदेश के बिना। बाकी सब शक्तियां होंगी। तब भी व्यक्ति नाम निवास स्थान बताने के लिए, ठीक है, विवश करने के प्रयोजन से गिरफ्तार किया गया, यह बात होगी ही नहीं। यानी सेक्शन 39 अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो वो एक्सक्लूसिवली सारी स्थिति की व्यवस्था स्वयं में ही कर रहा है, ठीक है ना। उसके लिए आपको किसी अन्य सेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। आप सारी बात सेक्शन 39 से तय करेंगे। अगर असंज्ञेय अपराध पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किसी ने किया तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकेगा उस दशा में जब वो सही नाम निवास स्थान नहीं बता रहा, और सही नाम निवास स्थान बता रहा है तो गिरफ्तारी नहीं करेगा, उसे बंध पत्र या जमानत पत्र ये अपेक्षित करेगा। अब सही नाम निवास स्थान ये तो उसने बता दिया, लेकिन बंध पत्र या जमानत पत्र ये तो तब भी मांगे जाएंगे इस आशय के लिए कि आगे कभी जरूरत पड़ती तो तुम उपस्थित हो गए। अब तो बंध पत्र नहीं दे रहे, अब आप बंध पत्र नहीं दे रहे, जमानत पत्र नहीं दे रहे। ये जमानत पत्र जितने के मांगे गए, 1 लाख के मांगे गए, 1 लाख के नहीं दे रहे, तो फिर गिरफ्तारी आपकी पुनः हो सकती है, ठीक है, फिर भी तो हो सकती है। अब सही नाम निवास स्थान आपने बताया ही नहीं तो गिरफ्तारी होगी होगी, और सही नाम निवास स्थान पता करने में टाइम लग रहा है, वो 24 घंटे से ज्यादा का लग रहा है। तो आपको 58 की ओर नहीं देखना है, 58 की ओर नहीं देखना है, 39 सबसेक्शन 3 को देखना है, ठीक है। 39 सबसेक्शन 3 कह रहा है कि ऐसी दशा में है जबकि सही नाम निवास स्थान 24 घंटे के अवधि में पता ना लगे, यह संबंधित व्यक्ति नाम निवास स्थान सही बता दे किंतु बंध पत्र या जमानत पत्र ये ना दे, या अपेक्षित धनराशि के ना दे, तो भी व्यक्ति गिरफ्तार होगा, और 24 घंटे तक नहीं दे रहा तो मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। तो आपको कंप्लीट कोर्ट असंज्ञेय अपराध की दशा में बिना वारंट गिरफ्तार किए जाने पर पुलिस अधिकारी क्या क्या करेगा ये कहां मिलेगा? सेक्शन 39। इसके लिए आपको किसी भी अन्य सेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है वाइवा में कि ठीक है, पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध करने की दशा में क्या बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है? आप कहते नहीं, कर सकता है। 2 स्थितियां, या तो सही नाम निवास स्थान नहीं बताया, या फिर सही नाम निवास स्थान बता दिया लेकिन बॉन्ड या जमानत पत्र एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। अच्छा चलो, आपने कह दिया कि यस गिरफ्तार कर सकता है। अब आपसे अगला सवाल हो गया कि अगर सही नाम निवास स्थान इसे ज्ञात करने में 24 घंटे ज्यादा समय लग रहा है,
ये 24 घंटे तक वो बंद पत्र या जमानत पत्र जो अपेक्षित है वो दे ही नहीं रहा, तो किस सेक्शन के मुताबिक ये मैंडेटरी है कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाए? आप फौरन 58, आप कहेंगे पहले 57 ये कहते थे, जबकि बात गलत है। कहां 58? सेक्शन 39 सेक्शन 3 स्वयं में कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाइए, तो उत्तर तो 39 सेक्शन 3 हुआ। ये पहले सेक्शन 42, ठीक है, ये हुआ 58। ये तो अन्वेषण जब चल रहा है और अन्वेषण के क्रम में व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, ठीक है ना, बिना वारंट, तब सेक्शन 58 एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये अंतर है जो आपको समझने चाहिए, और ये अंतर अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर कंपटीशन ट्रैक करने का आपका दावा ये पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कानून की महीन जानकारी आपको होनी चाहिए। अब सेक्शन 40, ये पहले सेक्शन 43 था। अब प्राइवेट व्यक्ति इसके द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी, यानी पुलिस अधिकारी आप बिना वारंट कब कब गिरफ्तार कर सकता है? एक, जबकि उपस्थिति में संज्ञेय अपराध हुआ, या सेक्शन 35(1) की जो अन्य स्थितियां हैं उनमें से कोई एक संतुष्ट हो रही है, तब बिना वारंट, या सेक्शन 39 की स्थिति है तो बिना वारंट, और या फिर आपकी वो कौन सी 151 की जगह कौन सी आई थी? 170, उसकी दशा है। यानी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने से उसे गिरफ्तार करने के अलावा कोई और तरीका बचा ही नहीं है कि रोका जा सके, तब पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा। यानी 3 स्थितियां हैं जिनमें पुलिस अधिकारी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, जिनमें से 2 अपराधों से संबंधित, एक संज्ञेय, दूसरा असंज्ञेय, और तीसरी अपराध को रोकने के लिए उसे गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। लेकिन कौन सा? संज्ञेय, क्योंकि असंज्ञेय अपराध इसे करने की दशा में नाम निवास स्थान पता करने के अलावा उसके सामने भी किया जाए तो गिरफ्तारी की शक्ति नहीं है, ठीक है ना। इसलिए 170 पुलिस अधिकारी को व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ताकत देती है, लेकिन उसी दशा में जबकि पुलिस अधिकारी संबंधित व्यक्ति को रोक ना पाए गिरफ्तार करने के अलावा संज्ञेय अपराध करने से, तभी, इसके अलावा नहीं। 3 स्थितियां निकल कर आई जिनमें पुलिस अधिकारी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। चूंकि अपराध समाज के विरुद्ध है, अगर अपराध होते रहे तो स्वयं समाज का अस्तित्व संकट में पड़ेगा। इसलिए अपराधों के संबंध में गंभीरता के अनुसार कानून का नजरिया सख्त होता जाता है, और जो धारा 40 है, जो पूर्व में धारा 43 थी, ये प्राइवेट व्यक्तियों को भी गिरफ्तारी की शक्ति दे रही है। लेकिन प्राइवेट व्यक्तियों को गिरफ्तारी की शक्ति तभी मिल रही है जबकि मामला ज्यादा गंभीर है। आमरी घर पे पढ़ो जब हम ना हो, यहां पढ़ा तो कुछ नहीं आएगा, जब हम नहीं हैं तब पढ़िए, ठीक है। तो क्या स्थिति आ रही कि पुलिस अधिकारी के अलावा प्राइवेट लोगों को भी गिरफ्तारी की शक्ति है, लेकिन केवल उन दशाओं में जबकि प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय भी और अजमानती भी, ये अपराध किया गया है, यानी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट व्यक्ति
किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने कभी संज्ञेय और अजमानती अपराध किया है। नहीं कर सकते आप, उसके लिए पुलिस है। आप ये कहें कि ये वहां कत्ल करके आए इसलिए हमने इन्हें पकड़ लिया, नहीं, आप नहीं पकड़ेंगे। आप पुलिस को बताइए, आप तब गिरफ्तार कर पाएंगे जब आपकी उपस्थिति में उसने संज्ञेय और अजमानती अपराध किया। अगर आपकी उपस्थिति में नहीं किया तो भले ही वो पहले संज्ञेय और अजमानती अपराध कर चुका है, आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। या फिर आप उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर पाएंगे, प्राइवेट व्यक्ति होते हुए भी जो उद्घोषित अपराधी है, जिसे राज्य सरकार ने या न्यायालय ने उद्घोषित अपराधी के तौर पर घोषित कर दिया है, उसे आप बिना वारंट प्राइवेट व्यक्ति होते हुए भी गिरफ्तार कर पाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट व्यक्तियों को गिरफ्तारी की शक्ति नहीं है। अच्छा, और एक बात और समझ लें, प्राइवेट व्यक्ति की यह बाध्यता नहीं है कि वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे ही जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। उसकी लाइबिलिटी नहीं है, कर ले तो फिर उसने कोई अपराध किया है, ये नहीं है। यानी सेक्शन 40 जो अधिकार आपको दे रहा है, उस अधिकार की जो सूरत है वो सूरत शक्ति की है, कैपेसिटी की है, क्षमता की है। और क्षमता की विशेषता यह होती है कि तुम वो काम जिसे करने की क्षमता रखते हो करो तो ठीक है, और न करो तो भी ठीक है, क्योंकि क्षमता है तुम्हारे पास, ताकत है तुम्हारे पास। और ताकत का मतलब ये होता है हम चाहे तो उपयोग करें और चाहे तो न करें। अगर कर्तव्य हो तो करना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं है। यह फर्क है, ठीक है? क्योंकि पुलिस का गठन अपराधों के शमन, अपराधों का अन्वेषण और अपराधों की रोकथाम इसके लिए हुआ है, इसलिए उसकी लीगल ड्यूटी है, आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है। आपकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध हुआ है, आप चाहो गिरफ्तार कर लो, लेकिन नहीं की गिरफ्तारी आपने तो भी आपने कुछ गलत किया है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए बेयर को ठीक से पढ़ा जाता है, ये जानने के लिए कि जो ताकत आपको मिली, इनफैक्ट उसका जो सत्य स्वरूप है वो आखिर क्या है। आप देखें क्या कहता है सेक्शन 40, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है, यानी कंडीशंस क्या है, आपको ये ताकत मिले इसके लिए जरूरी है आपकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करे। उसने पूर्व में संज्ञेय और अजमानती अपराध कर रखा है जो कि आपकी उपस्थिति में उसने नहीं किया था, और अगर आपकी उपस्थिति में भी किया था तो आपको उस समय गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उसके लिए आज गिरफ्तार करना चाहो, नहीं, आप आज नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप ये कहो कि इन्हें मेरे सामने कत्ल किया था और आज ये हमें मिल गए, हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको गिरफ्तारी की ताकत जो मिली है, क्या लिखा है, आपकी उपस्थिति में
संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है, इसका मतलब करे। और हमने आपसे कई बार कहा कि जो दांडिक विधियां हैं, इनके निर्वचन का सिद्धांत क्या है? इनके निर्वचन का सिद्धांत है शाब्दिक अर्थान्वयन। और शाब्दिक अर्थान्वयन, इसका मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थान्वयन का मतलब होता है कि शब्द का वो अर्थ लिया जाएगा जो सामान्य भाषा में शब्द का अर्थ समझा जाता है, या फिर विधायिका स्वयं शब्द को कोई विशेष अर्थ ये दे दे। अगर विधायिका ने स्वयं शब्द को कोई विशेष अर्थ नहीं दिया है तो फिर शब्द का सामान्य अर्थ जो जनता समझती है वही लिया जाएगा। यही शाब्दिक अर्थान्वयन का सिद्धांत है। तो शाब्दिक अर्थान्वयन बीएनएसएस का होगा क्योंकि यह दंड विधि है। दंड विधि इस रूप में कि ये दांडिक मामलों की प्रक्रिया इसका विनियमन कर रही है, इसलिए इसमें प्रयुक्त शब्द उनके सामान्य अर्थ के मुताबिक समझे जाएंगे। और सामान्य अर्थ इन शब्दों का यही निकलेगा कि आप प्राइवेट व्यक्ति के तौर पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाएंगे जो आपकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। इसका मतलब करे, आपकी उपस्थिति में वो पूर्व में संज्ञेय और अजमानती अपराध कर चुका, ये गिरफ्तारी की शर्त नहीं है और ना आप इस स्थिति में गिरफ्तारी कर सकते हो। प्राइवेट व्यक्ति के तौर पर आपको ये ताकत दी क्यों? ताकि समाज में शांति रहे। आपकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध हो रहा है, ठीक है, आप गिरफ्तार कर लो। लेकिन वो कर चुका, भले ही आपकी उपस्थिति में, तब आप मुंह बांधे रहे, तब तो आपने कुछ किया नहीं। अब अगर आप उसे गिरफ्तार करेंगे तो हो सकता है वो अपनी गिरफ्तारी का प्रतिरोध ये करे, तो अशांति जिसका निवारण हम करना चाहते थे वो तो हो ही गई। इसलिए फिर इस दशा में आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। और नॉर्मली जब पुलिस अरेस्ट करती है तो 99% मामलों में प्रतिरोध नहीं होता, 1% मामलों में प्रतिरोध होता भी है, लेकिन 99% मामलों में पुलिस आती है, कहती बैठो, और व्यक्ति तुरंत बैठ जाता है। वो कहते हैं थाने चलो, चले जाते हैं। आप कहोगे नहीं जाएंगे, आप कहोगे झगड़ा होगा, और इस झगड़े के निवारण के लिए ही तो दंड विधि आई है। इसलिए प्राइवेट व्यक्ति को ताकत तब है जब उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती दोनों अपराध किए जाएं, या फिर व्यक्ति उद्घोषित अपराधी हो। उद्घोषित अपराधी क्योंकि इतना खतरनाक है, ठीक है, समाज की शांति के लिए, कि उसे गिरफ्तार कर लेने की शक्ति प्राइवेट व्यक्ति को देना ये एकदम ठीक है। तो आप देखेंगे सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेने की और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करवा लेने की दोनों शक्तियां ये प्राइवेट व्यक्ति को दे रहा है, क्योंकि व्यक्ति शब्द आया है। और हम लोग डेफिनेशन क्लास पढ़कर आए हैं। डेफिनेशन क्लास में उन्होंने कहा था कि जो शब्द यहां परिभाषित नहीं है, वो शब्द अगर भारतीय न्याय संहिता वहां परिभाषित है तो उनके वही अर्थ लिए जाएंगे जो अर्थ भारतीय न्याय संहिता में उन्हें दिए गए। व्यक्ति, इस शब्द का अर्थ क्या है? स्त्री और पुरुष। अब यह भी हो सकता है कि स्त्री
प्राइवेट व्यक्ति के तौर पर उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध, इसे करने वाले को गिरफ्तार करना चाहे, नॉर्मली स्त्री के लिए करना संभव नहीं है। इसलिए लिखा यह है कि प्राइवेट व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। स्त्री किन्हीं अन्य लोगों की मदद से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकती है। जिन लोगों की मदद लेगी, भले ही संज्ञेय और अजमानती अपराध उनकी उपस्थिति में नहीं किया गया, ठीक है, मदद जिनके लिए उनकी उपस्थिति में नहीं हुआ, स्त्री की उपस्थिति में हुआ। अब अगर ये करवा सकता है, ये शब्द ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो स्त्री खुद करे और या करे ही मत, भाई फिर तो स्थिति यह आएगी, क्योंकि एक्चुअली जो गिरफ्तार करेंगे हो सकता है वो उस समय न रहे हों जिस समय संज्ञेय और अजमानती अपराध हुआ हो। और अगर लिखा यह हो कि स्त्री कर सकती है, बस खत्म हो गई बात, इसके आगे कुछ ना लिखा हो, तो कर सकती है, करवा तो नहीं सकती और कर पाएगी नहीं। और जो कर पाएंगे उनकी उपस्थिति में नहीं होगा, तो एक घालमेल, एक झंझट क्रिएट हो गया। इसलिए लिखा कि कर सकता है या करवा सकता है। ठीक है, आप गिरफ्तार कर सकते हैं या करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि प्राइवेट व्यक्ति है, ये स्किल्ड नहीं है। तुम्हें जो लगता है वो सब कुछ सच हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, कई बार जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि न्यायालय ने दस्तावेज मंगाया और हम फोटोकॉपी करा के दाखिल किए दे रहे। इसमें दिक्कत क्या है? यह क्यों कहा जा रहा कि नहीं, आज भैया चूंकि तुम्हारी गवाही नहीं हो पा रही किन्हीं कारणों से, इसलिए अगली बार तुम्हें फिर दस्तावेज ये कराना है। उनकी समझ से बाहर होता है, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाते हैं कि जब साक्ष्य होगा तभी आप इसको दाखिल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वे कानून में स्किल्ड नहीं है। ठीक है, उन्हें उस सारे काम के अच्छाई और बुराई इसकी जानकारी नहीं है। तो एक व्यक्ति, उसे ये लग सकता है कि सामने वाले ने संज्ञेय और अजमानती अपराध किया है। हो सकता है उसने संज्ञेय और अजमानती अपराध किया ही ना हो। ठीक है, आपने हमें मारा और हम आपकी मार से बचने के लिए अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करते हुए आपको चोट पहुंचा रहे थे, उतनी जितनी कानून के मुताबिक हम पहुंचा सकते हैं, तो हमने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन फिर भी आपको लग सकता है कि हम संज्ञेय और अजमानती अपराध कर रहे हैं, क्योंकि जब आप हम पर आक्रमण कर रहे थे तब ये नहीं थी, जब हम कर रहे थे तो ये थी। और ये संज्ञेय और अजमानती अपराध का होना ये समझ बैठी, जबकि कोई अपराध हो ही नहीं रहा था। जो कुछ आपको लग रहा है वैसा ही है, कोई जरूरी तो नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द, ठीक है, वही हितों में संतुलन। ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति को हमने संज्ञेय और अजमानती अपराध उसकी उपस्थिति में किए जाने की दशा में संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ताकत दे दी है,
या उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लेने की शक्ति दे दी, लेकिन गिरफ्तारी के पश्चात जल्द से जल्द इस गिरफ्तार व्यक्ति को उन लोगों के पास जाना चाहिए जो लोग अपराधों का अन्वेषण, अपराधों की पहचान इसे करने में स्किल्ड हैं। और वो कौन लोग हैं? पुलिस। वो तो पुलिस है या मजिस्ट्रेट है। और एक सामान्य व्यक्ति रात में भी गिरफ्तार करेगा, दिन में भी करेगा, ये स्थिति तो कभी भी आ सकती है। और मजिस्ट्रेट की उपलब्धता ये सामान्य व्यक्ति को अधिक से अधिक कचहरी में है, ठीक है। और वो भी सामान्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट से मिलने में डरेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपराधों की पहचान में स्किल्ड व्यक्ति आसानी से उपलब्ध जो हो सके वो पुलिस ही है, इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए जल्द से जल्द इस व्यक्ति को पुलिस के पास जाना चाहिए, इसीलिए लिखा है। सेक्शन 40 देखेंगे तो कहता है गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार करवा सकता है, और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना 6 घंटे के भीतर, यानी मैक्सिमम टाइम लिमिट फिक्स कर दी 6 घंटे, ठीक है, मैक्सिमम 6 घंटे। और 6 घंटे ये नहीं कि 5 घंटे 45 मिनट बीड़ी पीते रहो और 5:45 पर लेके चलो और फिर 5:59 पर थाने में पहुंच जाओ। उसने पहले लिखा अनावश्यक विलंब के बिना 6 घंटे में, यानी इस शब्दों का जो कंप्लीट असर होगा वो ये होगा जल्द से जल्द, अधिकतम 6 घंटे में। इसे ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, यानी आप जैसे ही गिरफ्तार करेंगे जितनी जल्दी ले जा सकते हैं पुलिस के पास उतनी जल्दी ले जाइए, अनावश्यक विलंब के बिना। जो विलंब जरूरी है उतना तो करिए, जितना गैर जरूरी है उसके बिना, और अधिकतम 6 घंटे। क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जहां 10 से 15 किलोमीटर के अंतर पर पुलिस आपको ना मिल जाए। ऐसा स्थान ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए 6 घंटे बहुत हैं, एक रीजनेबल टाइम रखा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि अनावश्यक विलंब के बिना 6 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा, या तो कर देगा या हवाले करवा देगा, ठीक है। वो अन्य लोगों को भेजकर हवाले करवा सकता है, या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। पुलिस अधिकारी के ऊपर, ठीक है, हवाले कर देगा, यानी चौराहे पे मिल गए पुलिस अधिकारी, बाहर निकले 112 नंबर मिल गई, पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। स्थान कौन सा होगा नहीं लिखा है, ठीक है ना। और ऐसा स्थान 2-4 किलोमीटर के अंतर पर मिलना नामुमकिन है पूरे हिंदुस्तान में, जहां 4-6 किलोमीटर पर ही पुलिस न मिल जाए। और एक नॉर्मल व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, 10 मिनट में, यानी 6 किलोमीटर चलने में अधिकतम 1 घंटा लगेगा। और 6 किलोमीटर के अंतर पर पुलिस तुम्हें हर जगह मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। तो पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा, ये लिखा है। और फिर आगे भी लिख दिया कि चलो नहीं मिलेगा, ऐसे पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में निकटतम पुलिस थाना, ठीक है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है हिंदुस्तान में जहां 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में पुलिस थाना ना मिल जाए तुम्हें, ठीक है। तो अगर पुलिस अधिकारी अवेलेबल नहीं है तो पुलिस थाना, और आज तो 112 100 डायल, कुछ भी डायल आप कर दो, 10 मिनट में पुलिस खड़ी, ठीक है ना। तो और इसीलिए 1 जुलाई 2024 के बाद ये जो BNSS लाए है उसमें उन्होंने 6 घंटे की अवधि दे दी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। आप ट्वीट करो 10 मिनट में खड़ी पुलिस, ठीक है। आप ट्वीट तो करो,
आप कहीं कर दो, अभी बैठ के करो, अभी देखो, अभी करो, अभी 10 मिनट में पुलिस यहां खड़ी होगी। ठीक है, आप सीएम ऑफिस टैग करो, डीजीपी को टैग करो और भी करो, विद इन 10 मिनट पुलिस यहां होगी। ठीक है, तो ये अब असंभव हो गया है, 6 घंटे एक रीजनेबल टाइम आ गया है। ठीक है, आगे कहता है, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 35 के उपधारा 1 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा में लेगा अगर संज्ञेय अजमानती ये है। ठीक है, और आपने गिरफ्तार किया। ठीक है भाई, 2 ही बातें हो सकती हैं, बल्कि 3 बातें। आप समझ रहे थे कि उसने संज्ञेय और अजमानती अपराध किया है और वाकई उसने संज्ञेय और अजमानती अपराध किया है, एक स्थिति। आप समझ रहे थे उसने संज्ञेय और अजमानती अपराध किया है जबकि वाकई उसने असंज्ञेय अपराध किया है। ठीक है, जबकि वाकई उसने असंज्ञेय अपराध किया है। आप समझ रहे थे कि उसने संज्ञेय और अजमानती अपराध किया और वाकई उसने संज्ञेय और अजमानती अपराध किया है। यही तो स्थितियां हो सकती हैं भाई, या तो उसने वो अपराध किया है या नहीं किया है, या उसने छोटा किया है, यही तो स्थिति हो सकती है। तो आपने अगर ठीक समझा कि वाकई उसने संज्ञेय या अजमानती अपराध किया है या वो उद्घोषित अपराधी है, अर्थात मामला 35 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत है, तो पुलिस अधिकारी उसे पुनः अभिरक्षा में ले लेगा। या फिर उसे पुलिस अधिकारी को यह लगा कि मामला संज्ञेय और अजमानती अपराध करने का भी नहीं है, वो उद्घोषित अपराधी भी नहीं है, लेकिन सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में जो स्थितियां लिखी हैं उनमें से एक इस आदमी के बारे में ठीक है, या तो ये संघ के सशस्त्र बलों का अभित्याजक है, या ठीक है आपका प्रत्यर्पण संबंधी संधि के अधीन गिरफ्तार किए जाने का, तो भी वो अपनी अभिरक्षा में ले लेगा। ठीक है, क्योंकि भाई ठीक है वो नहीं है, लेकिन आप हैं तो ऐसे ही आदमी। और तीसरी दशा हो सकती है कि उसने कुछ नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया, तो छोड़ देगा। और चौथी दशा हो सकती है कि यह पता लगे कि संज्ञेय और अजमानती तो नहीं लेकिन असंज्ञेय अपराध किया है, तो सेक्शन 39 की कंप्लायंस, यानी नाम, निवास स्थान पता करके और फिर छोड़ देंगे। नहीं बताओगे तो गिरफ्तार करेंगे। अगर हम जमानत पत्र या बंद पत्र मांगेंगे, वो नहीं दोगे तो गिरफ्तार करेंगे। 24 घंटे में नहीं दोगे 39(3) की कंप्लायंस करेंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट स्थिति निकलकर आ रही है प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी करने पर। अब अगली जो सेक्शन है वो कौन है? मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी। अब देखिए, पुलिस अधिकारी, इसकी शक्ति सीमित। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध हुआ, गिरफ्तार कर सकता है। जमानती है, अजमानती है, मतलब नहीं, क्योंकि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में आप अपराध कर रहे हो, इसका मतलब आप दुस्साहसी आदमी हो, बदतमीज आदमी हो। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में जमानती है, अजमानती है, मतलब नहीं, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध है, नाम, निवास स्थान पता करने के लिए आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। आपने प्राइवेट व्यक्ति, उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध किया, गिरफ्तारी हो जाएगी। हो जाएगी मीनिंग देर भाई वो चाहे तो कर ले, चाहे तो कर ले। उद्घोषित अपराधी आप हैं, चाहे तो गिरफ्तार कर ले। लेकिन मजिस्ट्रेट हाई डिग्निटरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है और चाहे वो जुडिशियल है, आप उसकी उपस्थिति में कैसा भी अपराध करते हैं, संज्ञेय असंज्ञेय, जमानती अजमानती, मतलब ही नहीं। आपने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपराध किया है, वो कैसा है इससे मतलब नहीं है। पहले ये शक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी ये 44 में थी, अब कहां है? 41 में। क्या कहता है देखें, जब कार्यपालक
या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है। अब देखिए, स्थानीय अधिकारिता है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की तय है, हम लोग पीछे पड़ गए हैं, उनकी स्थानीय अधिकारिता ये तय की जाएगी। यूं तो वो जिस जिले में तैनात होंगे सर्वत्र उनकी स्थानीय अधिकारिता होगी, लेकिन अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सीमित की गई है या न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सीमित की गई है, तो सीमित किए गए इलाके में वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे। ये हम लोग देख कर आए। तो ऐसा नहीं है कि कार्यपालक या मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हिंदुस्तान भर में हर जगह, ठीक है, अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं। वे केवल अपनी स्थानीय अधिकारिता में स्वयं में निहित अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं। यानी सेक्शन 41 की ताकत ये किसी भी मजिस्ट्रेट को तब मिलेगी जब उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसकी उपस्थिति में कोई अपराध किया जाए। ये नहीं तुम वैष्णो देवी दर्शन करने गए, वहां तुम्हारी उपस्थिति में किसी ने कोई अपराध कर दिया और तुम गिरफ्तार करने लगे, तो तुम्हारे हुतल के रखेगा कोई चनकट? तुम्हें कौन जानता वहां? तुम और कराओ बदनामी कि मजिस्ट्रेट हो गए वो कुटे भाई, और वाली बेइज्जती होगी। तो वहां मार खाने के लिए तुम्हें नहीं इंपावर किया है। इसीलिए सेक्शन 41 में उन्होंने लिखा जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। अब मजिस्ट्रेट महोदय वो झुरकुसिया पहलवान और जो अपराध कर रहा वो चंदगी राम, तो उठा दे मारेगा वहीं। इसलिए अगली व्यवस्था की कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। जमानत के बारे में आप इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहेगा, यानी अगर अवेलेबल है तो आप देंगे। ये नहीं कि आपकी उपस्थिति में कर लिया तो तुमको हमारी उपस्थिति में कैसे कर दिया, हम तो तुम्हें जेल ही भेजेंगे। नो, अवेलेबल है तो आप बेल देंगे, चाहे आपने खुद गिरफ्तार किया हो या करवाया हो और आपकी उपस्थिति में उसने संज्ञेय अपराध किया हो। अब आप सोचें सीबीआई कोर्ट ने क्या किया है, जो हम उस दिन उदाहरण दे रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, आपकी उपस्थिति में उसने संज्ञेय अपराध किया हो। संज्ञेय कह रहे हैं, आपकी उपस्थिति में उसने जमानती और संज्ञेय किया हो, ठीक है ना, बस जमानती हो तो आप जमानत देने से इनकार नहीं कर पाएंगे। लिखा है इसमें, इस अधिनियम के अधीन जमानत के जो उपबंध हैं उनके अधीन रहते हुए अगर आपने जमानत मांगी, जमानती भी था, उसने जमानत दे दी, आप नहीं करेंगे। नहीं दे रहा तो भले ही जमानती तो अभिरक्षक सुपुर्द कर देंगे, ठीक है। तो जमानत के बारे में जो उपबंध है उनका पालन आप करेंगे, ठीक है। और दूसरा सबसेक्शन 2 कहता कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। आप जब कचहरी जाते हैं तो जो सो कॉल्ड सीनियर होते हैं वो बड़ा इस बात को पूछा करते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर ये कौन धारा में करते हो? 41 सबसेक्शन 2 में करते हो। क्या लिखा है यहां? जिस समय मजिस्ट्रेट अपनी कोर्ट में बैठा अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है, भाई वो अपनी स्थानीय अधिकारिता में तो आई। क्या कह रहा है? कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ऊपर वाला सेक्शन क्या कह रहा है? जब उसकी उपस्थिति में अपराध करता है तो कर सकता है। यहां कहता है किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है कामा लेके, या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। तो सरेंडर कब आप देते हैं? थाने से रिपोर्ट आ चुकी होती है, ये वांछित है अमुक अपराध के लिए, तभी तो करते हो भाई। आप सरेंडर एप्लीकेशन डालते हो, क्या होता है? रिपोर्ट कॉल करिए पुलिस स्टेशन से, वहां से
रिपोर्ट आती कि ये वांटेड है, और जो वांटेड है तो उनके लिए वारंट जारी करने में वो सक्षम है। ठीक है, यद्यपि उस व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन लिखा है 41 सबसेक्शन 2 में कि मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, चाहे कार्यपालक हो चाहे न्यायिक हो, ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसके अगेंस्ट वो वारंट जारी करने के लिए उस समय सक्षम है। तो इस व्यक्ति के लिए वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, इसलिए वो कहता है खुद हुआ से डायस से उठ के नहीं आता उसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जो कोर्ट मोहरिर बैठा होता कहता कस्टडी में लो। ठीक है, तो क्या किया उसने, गिरफ्तार करने का निर्देश दे दिया, अब गिरफ्तार हो गया, फिर आप तत्काल बेल देते हैं, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं है जमानत नहीं आ सकती। ठीक है, फिर आप तत्काल बेल एप्लीकेशन प्रस्तुत करते हैं। अब आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो आप छूट गए, नहीं मिलेगी अब वो अभिरक्षा तय करेगा, क्योंकि गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, फिर वो सेक्शन शुरू हो गए। ठीक है ना, फिर आपकी अभिरक्षा तय होगी, आपको जहां जाना होगा वहां आप जाएंगे। तो कानून में एक एक बात का प्रोविजन है, बस पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। ठीक है, तो शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, यहां तक बात रखिए।